हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार यूनिट नंबर 2 के बारे में। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने यूनिट 1 को पूरा कवर किया है इन वन वीडियो। एंड इस वीडियो में हम यूनिट 2 को पूरा कवर करने वाले हैं। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम वेब जैकिंग से लेके तो एंड तक हम देखेंगे सेशन हाईजैकिंग तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही कॉन्सेप्ट्स की वीडियो आपको मिलती रहे। और आपके बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस भी चैनल पर डले हुए हैं, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा वेब चेकिंग। वेब चेकिंग क्या होता है? So web checking is a cyber attack where a hacker creates a fake website and redirect users from the real site to the fake one। यार वेब चेकिंग जो होता है एक साइबर अटैक होता है। इसमें हैकर एक फेक वेबसाइट बनाता है और यूजर को रियल वेबसाइट से हटाकर उस फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देता है। मतलब जो फेक वेबसाइट होती है वो बिल्कुल रियल जैसी लगती है, लेकिन इसलिए जो है यूजर बिना डाउट किए लॉगिन डिटेल्स एंटर वहां पर कर देता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी यूजर बाद में डालता है, वो सीधे जो है वो किसके पास चली जाएगी? हैकर के पास चली जाती है। अब सपोज आपने किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करा, लेकिन आपको अभी आइडिया नहीं है कि ये जो वेबसाइट है ये फेक है या रियल है, बिकॉज सारी चीजें सेम है उसमें, डोमेन नेम उसका सेम है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होता है जो वो फेक होती है। ओके, तो क्या होगा? आप जो है वहां पर आपकी यूजर डिटेल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप डालोगे तो वो हैकर के पास चला जाएगा, तो उसे हम वेब जैकिंग बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कि वेब चेकिंग कैसे काम करता है। हाउ अ वेब चेकिंग अटैक वर्क्स। ये कैसे काम करता है? तो फेक वेबसाइट प्रिपरेशन। Attackers create a web page that visually copies the real website's login page। यार जो हैकर है वो रियल वेबसाइट जैसी दिखती हुई फेक लॉगिन पेज वहां पर क्रिएट कर देता है। Hosting the fake page। The fake page is placed on a server controlled by the attacker। अब इस फेक पेज को अपने सर्वर या होस्टिंग पर वो अपलोड कर देता है। फिर उसके बाद वो फेक लिंक भेजता है। कैसे? वो विक्टिम को ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस या सोशल इंजीनियरिंग से एक लिंक भेजता है जो कि रियल लगता है। एंड फिर होता है हमारा विक्टिम एंटर्स इंफॉर्मेशन, यानी कि यूजर फेक वेबसाइट पर जाता है। यूजर को क्या लगता है कि वो रियल साइट है, पर जो रियल साइट है वो उस पर गया है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है? वो फेक पेज है। ओके, तो वो फेक पेज पर यूजर चला जाता है। फिर होता है डेटा थेफ्ट। तो डेटा यहाँ से क्या हो जाता है? चोरी हो जाता है। हैकर जो है यूजर की क्रेडेंशियल्स या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मिसयूज करता है। तो ये होता है, ऐसे ये वेब जैकिंग वर्क करता है। अब हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट वेब जैकिंग। वेब जैकिंग से हम कैसे बच सकते हैं? सो ऑलवेज चेक द यूआरएल बिफोर एंटरिंग लॉगिन डिटेल्स। अब लॉगिन करने से पहले वेबसाइट का जो यूआरएल है वो ध्यान से आपको चेक करना है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, एचटीटीपी इंस्टेड ऑफ एचटीटीपीएस, एचटीटीपीएस की जगह एचटीटीपी हो सकता है, या एक्स्ट्रा वर्ड्स हो सकते हैं उसमें। तो ये चीजें आपको चेक करनी पड़ती है। अवॉइड क्लिकिंग अननोन और सस्पिशियस लिंक। कोई अजीब या अननोन लिंक जो है डायरेक्ट ओपन नहीं करना चाहिए। इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ऑल अकाउंट्स। अब क्या होता है, अगर आपका पासवर्ड लीक भी हो जाता है तो अकाउंट फिर भी यहाँ पर सिक्योर रहता है, यदि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर देते हो तो। use https only websites and avoid login in on http sites। अब आपको यार https तो पता ही होगा कि जो https होता है ये ज़्यादा सिक्योर होता है। तो इससे क्या होता है, जो http साइट्स पर सेंसिटिव डिटेल्स जो होती है वो कभी मत डालो, पहले उसको चेक करो https तो है ना वो। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउजर सिक्योरिटी अपडेटेड। अब जो सिक्योरिटी पैचेस हमेशा अपडेट होने चाहिए।
ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज एंटी फिशिंग टूल्स एंड सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। कंपनीज और यूजर्स दोनों को फिशिंग अलर्ट्स और सिक्योरिटी ट्रेनिंग का यूज करना चाहिए। ओके, तो ये होते हैं हमारे, इस तरीके से हम बच सकते हैं वेब जैकिंग से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है हमारा ऑनलाइन फ्रॉड्स। अब ऑनलाइन फ्रॉड्स क्या होते हैं? ऑनलाइन फ्रॉड्स रिफर टू इलीगल एक्टिविटीज कैरिड आउट यूजिंग द इंटरनेट टू डिसाइसिव people and steal money, personal data और sensitive information। यार, ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो एक ऐसा साइबर क्राइम है जिसमें क्रिमिनल्स इंटरनेट का यूज करके लोगों को धोखा देते हैं, उनका पैसा या पर्सनल डेटा या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। ये फ्रॉड जो है वो मोस्टली फेक वेबसाइट्स, फिशिंग ईमेल्स या फिर ईमेल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस या स्कैम कॉल्स के थ्रू होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अटैकर है वो खुद को बैंक, गवर्नमेंट एजेंसी या डिलीवरी कंपनी या ट्रस्टेड ब्रांड बताकर लोगों को फूल बनाता है। जैसे ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होता है, ऑनलाइन फ्रॉड किस तरीके से होता है। सो ऑनलाइन फ्रॉड में क्या होता है, फेक वेबसाइट्स या लॉगिन पेजेस होते हैं, फिशिंग ईमेल्स या मैसेजेस, ओटीपी या यूपीआई स्कैम आपके साथ कर सकता है, फेक कस्टमर केयर नंबर से आपको कॉल करके आपसे ओटीपी वगैरह ले सकता है, एंड मेलिशियस लिंक या अटैचमेंट भेज के आपसे उस पर क्लिक करवा सकता है। वो सोशल मीडिया के फेक ऑफर्स, गिव अवेज या इन्वेस्टमेंट स्कैम्स है वो आपसे फ्रॉड कर सकता है। अब इनका जो गोल होता है वो हमेशा यही होता है कि पैसा कैसे चोरी करें, आइडेंटिटी, किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी स्टील करना हो या अकाउंट को उसके हैक करना हो, तो ये सब ऑनलाइन फ्रॉड्स हमारे होते हैं। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड के। पहला होता है हमारा फिशिंग फ्रॉड। अब यार बहुत सारे तो आप इनमें से जानते ही होंगे क्योंकि ये सब बहुत सारी चीजें कॉमन है आजकल इंटरनेट की दुनिया में। तो पहला होता है हमारा फिशिंग फ्रॉड। फेक ईमेल्स, मैसेजेस और लिंक यूज्ड टू स्टील पासवर्ड्स, बैंक डिटेल और पर्सनल डेटा। अब फिशिंग फ्रॉड की जो ये कैटेगरी है, इसमें क्या होता है कि फेक ईमेल्स या मैसेज भेजकर पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स या पर्सनल डेटा चुरा लेना, ये फिशिंग फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। सेकेंड है विशिंग और स्मिशिंग, यानी कि विशिंग यानी फ्रॉडलेंट फोन कॉल्स। अब फ्रॉड फोन कॉल्स बैंक या केवाईसी बनकर फोन करते हैं कि आप केवाईसी करवा लीजिए, आपको ओटीपी देना पड़ेगा, इस तरीके से वो आपको क्या करते हैं, फ्रॉड कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं विशिंग। एंड स्मिशिंग क्या होता है, फ्रॉड थ्रो एसएमएस कंटेनिंग फेक लिंक और वार्निंग्स। अब स्मिशिंग में क्या होता है कि फ्रॉड एसएमएस जिसमें फेक लिंक होते हैं, आप लिंक पर क्लिक करते हैं और आप फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्मिशिंग, जो कि एसएमएस आते हैं उस तरीके को। थर्ड होता है हमारा ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई फ्रॉड। अटैकर्स ट्रिक यूजर्स इनटू शेयरिंग ओटीपी, यूपीआई पिन और बैंक लॉगिन डिटेल्स टू स्टील मनी। अब यार इसमें क्या होता है, ये ओटीपी, यूपीआई पिन या लॉगिन डिटेल्स ट्रिक से लेकर अकाउंट एम्प्टी कर देना, उसे ऑनलाइन बैंकिंग की कैटेगरी में रहता है वो। ओके, तो इस फ्रॉड को हम बोलते हैं यूपीआई फ्रॉड या ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, जिसमें आपसे वो ओटीपी या फिर यूपीआई पिन लेकर आपका जो अमाउंट है वो चुरा लेता है। ओके, फोर्थ होता है हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट। फ्रॉडस्टर्स स्टील योर आइडेंटिटी, नेम, आधार, पेन, बैंक इन्फो एंड मिसयूज इट फॉर लोन्स और परचेसेस। अब ये इसमें क्या होता है हमारा कि आपका नाम, आधार, पेन, बैंक डिटेल्स ये सब चुरा कर वो लोन लेना या कुछ परचेस करना चाहेगा तो वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि आपका डेटा उसके पास होता है, तो उससे वो आसानी से आपकी जो भी लोन है, लोन ले सकता है वो नया। तो ये सब चीजें आती है आइडेंटिटी थेफ्ट के कैटेगरी में। क्रेडिट या डेबिट कार्ड फ्रॉड में क्या होता है, कार्ड डिटेल्स, स्किमिंग मशीन्स, फिशिंग या फेक पेमेंट पेजेस से स्टील कर लेता है ये डेटा। जैसे यदि आपको किसी भी पेज पर आप गए और आपने वहां पर अपनी जो भी डेटा है, जैसे कार्ड डिटेल्स है, आपने वो डाल दी, और वो यदि फेक वेबसाइट है तो जो भी आपकी कार्ड की डिटेल्स है, आपका सीवीवी है, वो जो है हैकर के पास पहुंच जाता है, एंड देन वो उसका मिसयूज कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉड।
सिक्स्थ होता है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, फेक ई कॉमर्स वेबसाइट और सेलर्स टेक पेमेंट बट नेवर डिलीवर द ऑर्डर्ड प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है यार कि आजकल बहुत सारी फेक वेबसाइट्स या सेलर जो है वो पैसे लेकर प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो फेक पेजेस होते हैं जिन पर आप कुछ ऑर्डर करते हैं एंड आप जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही कर देते हैं, तो उससे जो है वो फेक वेबसाइट यदि होती है तो वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है। सेवेंथ होता है हमारा लॉटरी और गिफ्ट और वी कैन से रिवार्ड स्कैम्स। तो स्कैमर क्लेम यू वोन अ प्राइज एंड आस्क फॉर रजिस्ट्रेशन चार्जेस और बैंक डिटेल्स। यार इसमें क्या होता है कि वो आपको कुछ मैसेज भेज देते हैं, सपोज कॉन्ग्रेट्स आपने प्राइज जीता है, तो आपको सिर्फ प्राइज पाने के लिए आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ेंगे या आपसे बैंक डिटेल्स मांगी जाती है। उसमें क्या होता है कि आपसे वो बैंक डिटेल्स रख लेते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपका लेके वो फ्रॉड हो कर लेते हैं आपके साथ। एक तो होता है हमारा जॉब एंड वर्क फ्रॉम होम स्कैम्स, फेक जॉब ऑफर्स डिमांडिंग रजिस्ट्रेशन फीस और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। अब ये स्कीम जो होता है इसमें फेक जॉब ऑफर जिसमें रजिस्ट्रेशन फी या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जिसमें आपसे वो आसानी से आपके साथ फ्रॉड कर लेता है। आपसे ये बोल देता है कि आपको पैसे चार्ज करने पड़ेंगे तब जाके आपको जॉब मिलेगी, तो उस तरीके से आप उसका शिकार हो सकते हैं। नाइन्थ होता है हमारा केवाईसी अपडेट स्कैम, फेक कॉल्स और एसएमएस सेइंग योर सिम और बैंक केवाईसी विल बी ब्लॉक टू स्टील अकाउंट इन्फो। अब यार वो ऐसा एसएमएस भेजकर आपको कि आपका अकाउंट या आपकी सिम जो है वो ब्लॉक्ड हो जाएगी, तो आपको ये अपडेट करना पड़ेगा। इस तरीके से वो आपसे जो है केवाईसी करनी पड़ेगी आपको आपके अकाउंट की। वो इस तरीके से आपसे पैसे जो है चुरा लेता है। उस स्कैम को हम बोलते हैं केवाईसी अपडेट स्कैम। टेंथ होता है हमारा सोशल मीडिया स्कैम, फेक प्रोफाइल्स, फेक गिव अवेज, हैक्ड अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स सर्कुलेटिंग ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो ये सब सोशल मीडिया स्कैम्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो यही यही थे यार हमारे 10 स्कैम्स, आप इस पर आसानी से लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी मीन्स यूजिंग कॉपिंग शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर विदाउट टेकिंग प्रॉपर परमिशन और लाइसेंस फ्रॉम द ओनर और कंपनी। तो यार सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब होता है कि किसी सॉफ्टवेयर को बिना परमिशन या बिना लाइसेंस के यूज करना, कॉपी करना या शेयर करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। इसमें जो है इलीगल कॉपिंग, डाउनलोडिंग, सेलिंग या इंस्टॉलेशन सब शामिल होते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी के टाइप्स क्या क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा सॉफ्ट लिफ्टिंग, यानी कि लाइसेंस मिसयूज। अब सॉफ्ट लिफ्टिंग occurs when a person or organization buys one software license but install it on more computers than allow। यानी कि सॉफ्ट लिफ्टिंग में क्या होता है, जब कोई पर्सन या कंपनी एक सॉफ्टवेयर का सिर्फ एक लाइसेंस खरीदता है लेकिन उसे मल्टीपल कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल कर देता है, उसे बोलते हैं हम सॉफ्ट लिफ्टिंग। फॉर एग्जाम्पल बाइंग वन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइसेंस बट इंस्टॉलिंग इट ऑन 10 और 20 कंप्यूटर्स। अब एक हमने क्या करा कि एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइसेंस खरीदा पर हम 10 से 20 सिस्टम्स पर उसे इंस्टॉल कर देते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आता है? वो सॉफ्ट लिफ्टिंग की कैटेगरी में आता है। ये क्यों होता है? वाई इट हैपेंस टू सेव मनी, यार पैसे बचाने के लिए। लाइसेंस टर्म समझ ना होना, लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, इग्नोरिंग लाइसेंस टर्म्स। अब ये भी हो सकता है कि आपको पता है फिर भी आप कर रहे हो, तो रूल्स को इग्नोर कर देना। तो ये सब चीजें होती है, ये भी हमारा एक तरीके का क्या होता है? फ्रॉड ही होता है। ओके। सेकंड होता है हमारा काउंटर फिटिंग, फेक सॉफ्टवेयर कॉपीज। काउंटर फिटिंग मीन्स क्रिएटिंग एंड सेलिंग फेक कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ डुप्लीकेट सीडीज, डीवीडीज, यूएसबी इंस्टॉलर और फेक प्रिंटेड पैकेजिंग। अब जो काउंटर फिटिंग होता है इसमें जो है फेक सीडीज, डीवीडीज, यूएसबी इंस्टॉलर्स या प्रिंटेड बॉक्स बनाकर डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर यहाँ पर सेल किए जाते हैं, उसे हम काउंटर फिटिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सेलिंग अ 50 रुपीज ओरिजिनल विंडोज 10 डीवीडी विच इज यूज एक्चुअली पायरेटेड फेक फोटोशॉप सॉफ्टवेयर सोल्ड इन अ प्रिंटेड बॉक्स। यार 50 रुपए का ओरिजिनल विंडोज 10 डीवीडी जो है, जो एक्चुअली पायरेटेड होता है,
ओके, उससे क्या करना, फेक फोटोशॉप बॉक्स पैकेजिंग करके बेचना, है ना, सोल्ड कर देना। तो इसमें कुछ रिस्क होती है, जैसे कंटेन्स मालवेयर, मालवेयर या वायरस हो सकते हैं उसमें, इलीगल एक्टिवेशन कीज, इलीगल एक्टिवेशन कीज हो सकती है, लीगल पनिशमेंट उसमें आपको मिल सकती है। ओके, पनिश आप कर सकते हैं, रिस्क होती है। थर्ड होता है हमारा इंटरनेट पायरेसी, यानी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर थेफ्ट। इंटरनेट पायरेसी इन्वॉल्व अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऑनलाइन। यार, जो इंटरनेट पायरेसी है, इसमें ये सबसे कॉमन टाइप है जिसमें लोग ऑनलाइन पायरेटेड सॉफ्टवेयर अपलोड, डाउनलोड, शेयर या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सोर्सेस क्या क्या हैं, जैसे टोरेंट वेबसाइट, फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर वेबसाइट, इलीगल क्लाउड लिंक, ये सब। फॉर एग्जांपल कि डाउनलोडिंग अ क्रैक्ड वर्जन ऑफ अ पेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम टोरेंट वेबसाइट। अब टोरेंट से क्या करा हमने, क्रैक्ड पेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया, तो वो इंटरनेट पायरेसी होती है। ओके, इसमें कुछ रिस्क भी होती है, जैसे वायरसेस एंड रैंसमवेयर आ जाते हैं, डेटा हमारा चोरी हो सकता है, सिस्टम डैमेज हो सकता है, लीगल इश्यूज आ सकते हैं। ओके, तो ये सब होता है हमारा इंटरनेट पायरेसी। अब फोर्थ होता है हमारा हार्ड डिस्क लोडिंग, प्री इंस्टॉल्ड पायरेसी जिसे कहते हैं। हार्ड डिस्क लोडिंग occurs when computer sellers install pirated software on new computers to attract customers। तो यार, हार्ड डिस्क लोडिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर जो है सेलर्स नए सिस्टम बेचते वक्त प्रिंट जो पायरेटेड हमारे सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि प्रोडक्ट जो है अट्रैक्टिव लगे। फॉर एग्जाम्पल कि ए शॉपकीपर इंस्टॉल्स पायरेटेड विंडोज, एमएस ऑफिस और फोटोशॉप ऑन अ न्यू लैपटॉप एंड सेल इट एज रेडी टू यूज। अब जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, वो क्या करते हैं, बहुत सारे शॉपकीपर करते भी हैं ऐसा कि पायरेटेड विंडोज, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप ये सब इंस्टॉल करके लैपटॉप को रेडी टू यूज बोलकर भेज देते हैं, लेकिन जब वो बाद में वो चलाता है तो ये चल नहीं पाते हैं, फिर उसको इनका सब्सक्रिप्शन वगैरह ये सब लेना पड़ते हैं। सो व्हाई दे डू इट, टू मेक द प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव, टू अवॉइड बाइंग ओरिजिनल लाइसेंस, टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। ओके, सो कस्टमर जो है यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए, ओरिजिनल लाइसेंस खरीदने से बचने के लिए ये सब करते हैं, एंड एक्स्ट्रा पैसे वो कमा लेते हैं उसको बेचकर। तो ये सब होते हैं हार्ड डिस्क लोडिंग, प्री इंस्टॉल्ड पायरेसी जिसे हम कहते हैं। फिफ्थ होता है हमारा क्लाइंट सर्वर ओवर यूज, यानी नेटवर्क पायरेसी। दिस टाइप ऑफ पायरेसी हैपन when a software with a limited user license is used by more users than allowed on a network। इसमें क्या होता है, जब एक लिमिटेड यूजर लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर नेटवर्क पर अलोड यूजर से ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी बायस अ 10 यूजर लाइसेंस बट 30 एम्प्लॉयज यूज द सॉफ्टवेयर ऑन द सर्वर। कंपनी ने 10 यूजर लाइसेंस खरीदे हैं, लेकिन 30 एम्प्लॉयज जो है वो सर्वर से एक्सेस ले रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क पायरेसी। वेयर इट हैपन्स, ये कहाँ कहाँ हो सकता है, तो भैया ये ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, कॉरपोरेशंस में, तो ये कंपनीज में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर आधे से ज़्यादा कंपनीज ऐसा ही कर रही होती है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्क पायरेसी। अब ये था हमारा नेटवर्क पायरेसी, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन्स। So computer network intrusion means entering or accessing a computer network without permission. When a hacker breaks into a network to steal data, damage systems or bypass security, it is called a network intrusion। यार, कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन का मतलब होता है किसी कंप्यूटर नेटवर्क में बिना परमिशन के घुसना या उसका एक्सेस करना। अगर कोई हैकर नेटवर्क में एंटर करके डेटा को चुरा ले, सिस्टम को डैमेज करे या सिक्योरिटी को बाईपास करे, तो इसे नेटवर्क इंट्रूजन कहते हैं। ओके, सो कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन जो है बेसिकली अनऑथोराइज एक्सेस या अटैक होता है, जिसमें अटैकर नेटवर्क का डेटा देख लेता है या चुरा लेता है या फिर वो डैमेज कर देता है, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है मालवेयर इंट्रूजन। मालवेयर मीन्स मलिशियस सॉफ्टवेयर इनफिल्ट्रेट्स अ नेटवर्क विदाउट ऑथराइजेशन।
सो क्या है कि मालवेयर जो होता है वो बिना परमिशन के नेटवर्क में घुस जाते हैं। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करते हैं? सो अटैकर डिलीवर मालवेयर वाया ईमेल अटैचमेंट, इन्फेक्टेड डाउनलोड्स और कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो मालवेयर इंट्रूजन है वो कैसे होता है, जैसे ईमेल में इन्फेक्टेड अटैचमेंट कोई भेज देता है और आप उसे खोल लेते हो, तो आपके जो सिस्टम और मोबाइल फ़ोन में क्या हो जाते हैं, मालवेयर आ जाते हैं। फेक या कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट को आप एक्सेस करते हो उनका, तो उनमें वायरसेस होते हैं जो आ जाते हैं। अब कॉमन फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं मालवेयर के? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर, इम्पैक्ट। तो ये क्या है, कॉमन टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या कुछ भी इन्फेक्टेड डाउनलोड्स किए, मालवेयर एक बार इंटर हो जाता है तो जो नेटवर्क के सिस्टम्स में स्प्रेड, वो अपने आप स्प्रेड हो जाता है। अब उसमें किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे वायरस। अब वायरस में क्या है, फाइल को इन्फेक्ट करके ये स्प्रेड हो जाता है। वॉर्म मतलब खुद ही नेटवर्क में स्प्रेड होता है वॉर्म, यूज़र एक्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। ट्रोजन, एक जेन्युइन ऐप जैसा दिखता है लेकिन ये जो है अंदर से मेलिशियस होता है ट्रोजन। रनसमवेयर, लॉक डेटा एंड डिमांड पेमेंट। अब रनसमवेयर क्या करता है कि डेटा को लॉक करके पैसे डिमांड करता है। इम्पैक्ट, डेटा करप्शन, अनऑथोराइज कंट्रोल, सिस्टम स्लो डाउन, फाइनेंशियल लॉस। तो यार ये जो इम्पैक्ट होते हैं इसके बाद डेटा करप्ट हो सकता है, सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, अनऑथोराइज कंट्रोल मिल जाता है हैकर को, एंड फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर हो सकता है। तो ये होता है हमारा मॉलवेयर इंट्रूजन। सेकेंड होता है हमारा ब्रूट फोर्स एंड पासवर्ड अटैक्स। These attacks attempt to break into the network by cracking login credentials। तो यार ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, ये अटैक पासवर्ड्स क्रैक करके नेटवर्क में घुसने की कोशिश करता है, उसे हम ब्रूट फोर्स एंड पासवर्ड अटैक कहते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, क्रेडेंशियल स्टफिंग। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, हर पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशन ये ट्राई करता है, ओके, मतलब नेटवर्क में घुसने के लिए। डिक्शनरी अटैक, कॉमन वर्ड्स के लिस्ट से पासवर्ड ये गेस करने का काम करता है, यूज कॉमन वर्ड लिस्ट टू गेस पासवर्ड्स। क्रेडेंशियल स्टफिंग, ये क्या करता है, दूसरे साइड से लीक्ड पासवर्ड को यूज करता है, यूज लीक पासवर्ड यूजर नेम फ्रॉम अदर साइट्स, ओके। इसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है, unauthorized access to server, database, Wi-Fi networks or admin panels, and attackers can escalate privilege and steal confidential information। यानी कि अटैकर जो है प्रिविलेज इंक्रीज करके और डैमेज कर सकते हैं हमारे सिस्टम को। तो ये होता है हमारा ब्रूट फोर्स एंड पासवर्ड अटैक्स। थर्ड होता है हमारा मैन इन द मिडिल इंट्रूजन, MITM इंट्रूजन। एन अटैकर सीक्रेटली इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। इसमें क्या होता है, इसमें अटैकर्स बीच में आकर दो लोगों के कम्युनिकेशन को सीक्रेटली इंटरसेप्ट करता है। अब ये कैसे होता है, अटैकर पोजिशंस देमसेल्व्स बिटवीन द यूजर एंड द सर्वर। यूजर और सर्वर के बीच अटैकर अपनी पोजीशन जो है वो बना लेता है, डेटा को रीड, मॉडिफाई या फेक रिस्पॉन्स इंजेक्ट इसमें ये कर सकता है, ओके। अब कॉमन सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं, पब्लिक वाईफाई स्पूफिंग, ARP पॉइजनिंग, सेशन हाईजैकिंग, ये सब क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं इससे। थेफ्ट ऑफ लॉगिन क्रेडेंशियल्स, बैंकिंग इंफॉर्मेशंस, OTPs। सो ये क्या करता है, जैसे यहाँ से पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, OTP ये सब चोरी हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन यहाँ पर मॉडिफाई हो सकते हैं, कम्युनिकेशन की जो प्राइवेसी है वो ख़त्म हो जाती है यहाँ पर, ओके। ये होता है MITM इंट्रूजन। फोर्थ होता है हमारा DOS एंड DDoS, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड DOS इंट्रूजन। An attacker overload a network or server with traffic to make it unavailable। अब DOS इंट्रूजन जो होता है ये इसमें अटैकर सर्वर या नेटवर्क पर इतना हेवी ट्रैफिक भेजता है कि सिस्टम डाउन हो जाता है, ओके। कैसे होता है ये, सो सर्वर को फ्लड करना, हैवी रिक्वेस्ट सर्वर पर भेजने से ये जो है स्लो डाउन हो जाता है। बॉटनेट के थ्रू मल्टीपल सिस्टम से अटैक होना, जैसे DDoS अटैक होना। सो इसका क्या इम्पेक्ट होता है,
वेबसाइट और नेटवर्क डाउन टाइम, इससे क्या हो जाता है, वेबसाइट या जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाता है, सर्विस डिसरप्ट होने लगती है, बिजनेस को फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, एंड लेजिटिमेट यूज़र एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा DDoS और DOS इंट्रूजन। फिफ्थ होता है हमारा इनसाइडर इंट्रूजन, वी कैन से इंटरनल अटैक। सो इंट्रूजन परफॉर्म बाय समवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये इसमें क्या होता है, ये इंट्रूजन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग ही करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल अटैक। हु कैन डू दिस, कौन कौन कर सकता है? सो एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स, पार्टनर्स, जिनके पास नेटवर्क एक्सेस होता है, ये सब वो कर सकते हैं। टाइप्स क्या होते हैं? मलिशियस इंसाइडर, इंटेंशनली स्टील्स और लीक डेटा, यानी कि ये जानबूझकर डेटा लीक या स्टील करते हैं। ओके, उन्हें मैं बोलते हैं मलिशियस इंसाइडर। एंड केयरलेस इंसाइडर, ये कौन होते हैं? वीक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस से ब्रीच हो जाता है डेटा। ओके, इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल डेटा थेफ्ट, यानी कि सेंसिटिव डेटा जो है चोरी हो सकता है, सबोटेज ऑफ सिस्टम, मिसयूज ऑफ एक्सेस प्रिविलेज, हार्ड टू डिटेक्ट सिंस टेकर्स ऑलरेडी हैव सम एक्सेस, यानी कि डिटेक्ट करना यहाँ पर मुश्किल होता है क्योंकि एक्सेस जो है ऑलरेडी अटैकर के पास होता है। ओके, तो ये होता है हमारा इंटरनल अटैक। एंड अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है पासवर्ड स्निफिंग। पासवर्ड स्निफिंग क्या होता है? सो इट इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक इन विच अ हैकर यूजेस स्पेशल टूल्स लाइक स्निफर्स, पैकेट एनालाइजर्स टू कैप्चर यूजर नेम, पासवर्ड और अदर सेंसिटिव डेटा ट्रेवलिंग ओवर अ नेटवर्क। यार, पासवर्ड स्निफिंग जो है ये एक साइबर अटैक होता है जिसमें हैकर स्पेशल टूल्स जैसे स्निफर्स या पैकेट एनालाइजर यूज करके नेटवर्क में चलने वाले डेटा को कैप्चर करते हैं, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, OTP, सेशन इंफॉर्मेशन या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ओके, ये जो है, ये अटैक जो है इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि अनसिक्योर्ड नेटवर्क पर डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल करता है जिसे अटैकर इजिली रीड कर सकता है। अब पासवर्ड स्निफिंग कैसे होता है? सो पासवर्ड स्निफिंग कैसे होता है? अटैकर कनेक्ट टू द सेम नेटवर्क, वाईफाई, लेन एसेट्रा। सो जो अटैकर है वो सेम नेटवर्क से कनेक्ट होता है, जैसे कि पब्लिक वाईफाई हो गया, ऑफिस लेन हो गया, या कोई वीक सिक्योर नेटवर्क हो गया। ओके, उससे अटैकर जो है कनेक्ट होता है। दे रन अ स्निफर टू लाइक वायर शार्क, TCP डंप, केन एंड एबेल। सो स्निफर स्निफर जो टूल्स होते हैं वो रन करता है ये सब। एंड उसके बाद क्या होता है? द टूल कैप्चर्स नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक यहाँ पर कैप्चर होता है, जो डेटा नेटवर्क पर ट्रेवल कर रहा होता है, अटैकर उसका लाइव कैप्चर, उसको जो है लाइव लाइव कैप्चर कर लेता है। अगर वेबसाइट या ऐप इनक्रिप्टेड नहीं है, जैसे HTTPS नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो अटैकर पैकेट्स के अंदर पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में देख लेता है, देख सकता है वो। ओके, तो ये होता है हमारा पासवर्ड स्निफिंग। और पासवर्ड स्निफिंग इस तरीके से वर्क करता है, अटैकर बीच में से ही डेटा जो है रीड कर लेता है। अब बढ़ते हैं हम आगे, क्या क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं? हैकर लिसन्स टू योर नेटवर्क ट्रैफिक। हैकर जो है आपके नेटवर्क ट्रैफिक को लिसन कर सकता है, कैप्चर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अब ये क्या कर सकता है? लॉगिन क्रेडेंशियल्स को कैप्चर यहाँ से कर सकता है। ओके, हो जाते हैं वो। मोस्टली हैपेंस ऑन पब्लिक वाईफाई, इनसिक्योर नेटवर्क्स और वेबसाइट्स। अब जो पब्लिक वाईफाई हुआ, इनसिक्योर नेटवर्क्स में ये सबसे ज़्यादा होता है। इजी इफ द वेबसाइट डज नॉट यूज HTTPS। यदि वेबसाइट जो है HTTPS नहीं है तो वो आसानी से हो जाता है। HTTP वेबसाइट पर ये अटैक बहुत इजीली हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि पब्लिक वाईफाई पर ईमेल लॉगिन करना हुआ, या फिर यूज़र ने कैफ़े के वाईफाई से ईमेल को ओपन कर लिया, अटैकर ने क्या करा? वायर शार्क की हेल्प से पासवर्ड को स्निफ कर लिया। अब ओल्ड HTTP वेबसाइट पर लॉगिन कर लिया किसी ने, पासवर्ड सेंट इन प्लेन टेक्स्ट। अब HTTP साइट पर पासवर्ड जो है इंक्रिप्टेड नहीं होते हैं, अटैकर जो है पैकेट्स में डायरेक्ट उन्हें देख सकते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल है उसका, पासवर्ड स्निफिंग का।
अब आशा करता हूँ कि ये समझ आ चुका होगा हाउ टू प्रिवेंट पासवर्ड स्निफिंग, कैसे हम बच सकते हैं, कैसे हम रोक सकते हैं। ओके, सो यूज HTTPS वेबसाइट ओनली। क्या कह रहा है, हमेशा HTTPS वेबसाइट्स यूज करना चाहिए। HTTPS इनक्रिप्ट योर डेटा सो स्निफिंग इज सेफ। ओके, अवॉइड लॉगिन ऑन पब्लिक वाईफाई, पब्लिक वाईफाई पर लॉगिन नहीं करना चाहिए, स्पेशली बैंकिंग, ईमेल्स और पेमेंट्स, ये सब तो यूज़ नहीं करना चाहिए पब्लिक वाईफाई से। यूज़ VPN, VPN यूज़ करना चाहिए। VPN जो है पूरा ट्रैफिक इनक्रिप्ट कर देता है। इनेबल 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब क्या होता है, पासवर्ड यदि यहाँ पर लीक भी हो जाता है तो लॉगिन जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग वाईफाई, यूज स्ट्रॉन्ग वाईफाई। सो स्ट्रॉन्ग वाईफाई सिक्योरिटी होनी चाहिए, अपने घर या ऑफिस का वाईफाई स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन के साथ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रिवेंट कर सकती है हमें, रोक सकती है हमें। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है आइडेंटिटी थेफ्ट। सो आइडेंटिटी थेफ्ट इन साइबर सिक्योरिटी मीन्स समवन स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक योर नेम, फोन नंबर, आधार नंबर, पेन, bank details, passwords and etc and pretend to be you to commit fraud। तो यार आइडेंटिटी थेफ्ट जो होता है साइबर सिक्योरिटी में वो तब होता है जब कोई क्रिमिनल आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है, जैसे कि नेम, फ़ोन नंबर, ये सब जो डिटेल्स होती है, फिर वो आपकी आइडेंटिटी बनकर फ्रॉड करने लगता है। तो यदि सिंपल वर्ड्स में यदि कहूँ तो अटेकर आप जैसा बनकर इलीगल एक्टिविटीज को करता है, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, अब एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन योर नेम। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, वो आपके नाम पर बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। टेकिंग लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स यूजिंग योर डिटेल्स, लोन या क्रेडिट कार्ड ले लेता है आपकी डिटेल्स से अप्लाई करके। यूजिंग यूर स्टोलन आधार और पेन फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड। अब वो क्या करता है, आधार या पेन का मिसयूज करके फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर सकता है। एक्सेसिंग योर सोशल मीडिया अकाउंट एंड इम्पर्सोनेटिंग यू, मीन्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करना और इम्पर्सोनेट करना। ओके, मेकिंग ऑनलाइन परचेसेस यूजिंग योर कार्ड डिटेल्स, आपके कार्ड की डिटेल्स की हेल्प से वो क्या कर सकता है, वो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आइडेंटिटी थेफ्ट में होती है। अब देख लेते हैं हम कि टाइप्स क्या क्या होते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट के। तो देर आर मेनी काइंड्स ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट्स बट द मोस्ट कॉमन वंस आर, तो यार पहला होता है हमारा क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। इन दिस टाइप अ क्रिमिनल यूजेस समवन else's ID or documents to hide their own entity। यार इसमें क्या होता है, क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट में इसमें क्रिमिनल किसी और की आइडेंटिटी यूज करता है ताकि पुलिस से बच सके, और जो रियल विक्टिम है उस पर चार्जेस लग जाते हैं। जो रियल विक्टिम है उस पर ये चार्जेस लग जाते हैं क्योंकि क्रिमिनल उनकी आइडेंटिटी यूज कर रहा होता है। इसे बोलते हैं क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। सेकेंड होता है हमारा सीनियर आइडेंटिटी थेफ्ट। पीपल अबव 60 years of age are often targeted। Attackers send fake messages, calls or letters that look real and trick seniors into sharing personal information। तो इसमें क्या होता है, ये जो सीनियर आइडेंटिटी थेफ्ट है इसमें 60+ एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। अटेकर जो है फेक कॉल्स, SMS, ईमेल्स या लेटर्स भेजते हैं जो रियल जैसे लगते हैं। सीनियर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं और अटेकर्स उसका फ्रॉड में मिसयूज करते हैं, उसे बोलते हैं हम सीनियर आइडेंटिटी थेफ्ट। थर्ड होता है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस identity theft। This is one of the most common form of identity theft। A stolen driver's license contains sensitive details like name, address, DOB and license number। So यार इसमें क्या होता है कि ये बहुत कॉमन फॉर्म होता है। स्टोलन जो है ड्राइवर्स लाइसेंस में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। अब इसमें जो नेम, हमारा एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, लाइसेंस नंबर जो होते हैं, ये क्रिमिनल जो है इस डेटा का यूज़ करके बैंक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं, एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदते हैं और सारे चार्जेस ओरिजिनल
ओनर पर ये लग जाते हैं। तो इसे बोलते हैं हम ड्राइवर्स लाइसेंस आइडेंटिटी थेफ्ट। फोर्थ होता है हमारा मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट। हियर द थीव स्टील द विक्टिम्स हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दे देन क्रिएट फेक मेडिकल ट्रीटमेंट्स, हॉस्पिटल बिल्स और प्रेस्क्रिप्शंस। तो इसमें क्या होता है कि अटैकर जो है विक्टिम का हेल्थ रिलेटेड डेटा जो है वो चुरा लेते हैं, फिर वो फेक हॉस्पिटल बिल्स, ट्रीटमेंट्स, प्रेस्क्रिप्शंस ये सब जनरेट करते हैं। तो जो विक्टिम है उसको बिल मिलते हैं जिन सर्विसेज का उसने यूज़ नहीं किया है उनका, उसे हम बोलते हैं मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट। फिफ्थ होता है हमारा टैक्स आइडेंटिटी थेफ्ट। इन दिस टाइप द अटेकर ट्राई टू स्टील योर एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, EIN और टैक्स डिटेल्स। दे फाइल फेक टैक्स रिटर्न्स टू क्लेम रिफंड इन योर नेम। इसमें क्या होता है, अटेकर जो है आपका EIN यानी कि एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर या टैक्स डिटेल्स जो है उनको चुरा लेता है, फिर आपके नाम पर फेक टैक्स जो टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम करने की कोशिश करता है। आपको तब पता चलता है जब आप अपना टैक्स फाइल करते हो या डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है, तब आपको ये पता चलता है। इतने में अटेकर जो है अपना काम करके जा चुका होता है। सो उसे बोलते हैं हम टैक्स आइडेंटिटी थेफ्ट। सिक्स्थ होता है हमारा सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिटी थेफ्ट। द थेफ्ट target your social security number SSN. With the SSN they can access almost all your personal and financial information, making it extremely dangerous. तो यार इस टाइप में जो है अटेकर SSN यानी कि सोशल सिक्योरिटी नंबर को चुरा लेता है। SSN से वो क्या करता है, आपकी ऑलमोस्ट सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। ये जो है आइडेंटिटी थेफ्ट का मोस्ट डेंजरस फॉर्म होता है, जिसे सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिटी थेफ्ट हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है साइबर टेररिज्म। यार साइबर टेररिज्म क्या होता है? साइबर टेररिज्म मींस यूजिंग कंप्यूटर्स, द इंटरनेट और डिजिटल टूल्स टू कैरी आउट टेररिस्ट एक्टिविटीज। इट्स मेन गोल इज टू क्रिएट फियर, डैमेज और डिसरप्शन इन अ कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। सो यार साइबर टेररिज्म जो है इसका मतलब होता है कंप्यूटर्स, इंटरनेट्स या डिजिटल टूल्स का यूज़ करके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देना। इसका मेन गोल होता है फियर क्रिएट करना, डैमेज करना या किसी कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी को डिसरप्ट करना। टेररिस्ट फिजिकल अटैक की जगह साइबर अटैक का यूज़ करते हैं ताकि सिस्टम को हाईजैक कर सके, सेंसिटिव डेटा को चुरा सके या इम्पोर्टेंट सर्विसेज जो होती हैं उनको बंद कर सके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर। तो ये सब जो है साइबर टेररिज्म में आता है। तो यही होता है हमारा साइबर टेररिज्म। अब देखते हैं हम आगे कि टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं साइबर टेररिज्म के। पहला होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स। दीज अटैक्स टारगेट इंपॉर्टेंट सिस्टम्स डेट अ कंट्री डिपेंड्स ऑन। इसमें क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक में, इसमें जो टेररिस्ट है वो उन सिस्टम्स को टारगेट करते हैं जो किसी कंट्री के फंक्शनिंग के लिए असेंशियल होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे पावर प्लांट्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल को हैक करके उनको शट डाउन करना। तो ये सब होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक में। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? सो पब्लिक सेफ्टी रिस्क हो सकती है, पैनिक स्प्रेड करना मतलब पैनिक फैलाना हर जगह, लार्ज स्केल में डिसरप्ट करना, इनका ये इम्पैक्ट हो सकता है। सेकंड होता है हमारा डेटा थेफ्ट एंड एस्पोइनेस, स्टीलिंग हाईली सेंसिटिव गवर्नमेंट और मिलिट्री इंफॉर्मेशन। या डेटा थेफ्ट एंड एस्पोइनेस क्या होता है? ये गवर्नमेंट, मिलिट्री, डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड हाईली सेंसिटिव डेटा को चुरा लेता है। इसमें फॉर एग्जांपल एक्सेसिंग कॉन्फिडेंशियल डिफेंस डॉक्यूमेंट और सीक्रेट नेशनल रिकॉर्ड्स। अब इसमें क्या होता है, जो कॉन्फिडेंशियल डिफेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी सीक्रेट जो मिलिट्री प्लान्स होते हैं या नेशनल सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको एक्सेस करना इसका गोल होता है। ओके,
अब इससे जो क्या इम्पेक्ट हो सकता है, जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर कर सकती है, तो उसे बोलते हैं हम डेटा थेफ्ट एंड एस्पोइनेस। थर्ड होता है हमारा साइबर सबोटेज, डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग डिजिटल सिस्टम्स सो दे स्टॉप वर्किंग। यार साइबर सबोटेज में क्या होता है, सिस्टम्स को ये इंटेंशनली डैमेज करने की कोशिश करते हैं या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं ताकि वो वर्क नहीं कर पाए। ओके, उसे बोलते हैं हम साइबर सबोटेज। फॉर एग्जांपल कि वायरस या मालवेयर प्लांट करके गवर्नमेंट डेटाबेसेस को करप्ट करना, डिफेंस सिस्टम को डिसेबल कर देना, ये उनका गोल होता है। ओके, अब क्या क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं इससे, क्रिटिकल सिस्टम्स डाउन हो जाते हैं एंड ऑपरेशंस जो है वो रुक जाते हैं। तो ये होता है हमारा साइबर सबोटेज। फोर्थ होता है हमारा DDoS अटैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ओवरलोडिंग सर्वर्स विथ ह्यूज ट्रैफिक टू मेक वेबसाइट्स और नेटवर्क्स क्रैश। यानी कि सर्वर को हैवी फेक ट्रैफिक से फ्लड करके क्रैश कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे कि गवर्नमेंट वेबसाइट, पुलिस पोर्टल्स, न्यू वेबसाइट को, ये सब वेबसाइट को डाउन करना इनका जो गोल होता है वो आता है हमारा DDoS अटैक्स में। ओके, क्या क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं इससे, जैसे इंफॉर्मेशन एक्सेस ब्लॉक हो जाता है और सर्विस जो है अनअवेलेबल हो जाती है। फिफ्थ होता है हमारा प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वारफेयर, यूजिंग द इंटरनेट टू स्प्रेड फियर, फेक न्यूज़ और एक्सट्रीम आइडियोलॉजी। अब प्रोपेगेंडा फैलाना, इंटरनेट का यूज़ करके ये क्या करते हैं, फियर, पैनिक, फेक न्यूज़ या हेट मैसेजेस या एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी स्प्रेड करते हैं ताकि इससे क्या हो, जो पब्लिक फियर जनरेट हो, चाओस हो एंड मिस इन्फॉर्मेशन फैले इससे देश में, ये हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल टेरर ग्रुप वीडियोस या थ्रेट इन्फॉर्म मिस इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं ताकि जो लोगों में क्या हो, डर फैल जाए। ये होता है हमारा प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वेरफेयर। सिक्स्थ होता है फाइनेंशियल अटैक्स, टारगेटिंग बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम्स टू स्टील मनी और डिसरप्ट द इकोनॉमी। यानी कि फाइनेंशियल अटैक में क्या होता है, ये बैंकिंग सिस्टम्स को टारगेट करते हैं, मनी स्टील करते हैं या इकोनॉमी को डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी होती है एंड ट्रस्ट ब्रेकडाउन होता है बैंक से। और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि पेमेंट गेटवे, बैंक, ATM, स्टॉक एक्सचेंज या फाइनेंशियल सर्वर्स को हैक करना, ये सब हो सकता है। अब समझ लेते हैं हम अगला टॉपिक हमारा, वर्चुअल क्राइम। यार वर्चुअल क्राइम क्या होता है, वर्चुअल क्राइम इज एन इलीगल एक्टिविटी दैट टेक प्लेस इन अ डिजिटल वर्ल्ड और वर्चुअल इन्वायरमेंट सच एस ऑनलाइन गेम्स, वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कम्युनिटीज। यार वर्चुअल क्राइम है वो किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी को बोलते हैं जो डिजिटल वर्ल्ड या वर्चुअल इन्वायरमेंट में होती है, जैसे कि ऑनलाइन गेम्स में, VR प्लेटफॉर्म्स, मेटावर्स, सोशल मीडिया, वर्चुअल वर्ल्ड्स में होती है, उसको हम वर्चुअल क्राइम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीलिंग वर्चुअल मनी और गेम कोइंस फॉर समवंस गेमिंग अकाउंट। यहाँ क्या होता है, क्रिमिनल जो है वर्चुअल आइडेंटिटी का यूज करके लोगों को चीट, स्टील या डराने या हार्म करने के लिए इसका करते हैं वर्चुअल क्राइम को। फॉर एग्जांपल कि किसी गेमिंग अकाउंट से वर्चुअल मनी या गेम कॉइंस को स्टील कर लेना, उसे हम वर्चुअल क्राइम बोलेंगे। क्रिएटिंग अ फेक कैरेक्टर टू स्कैम पीपल इन वर्चुअल वर्ल्ड, हैरेसिंग और थ्रेटिंग समवन इन VR चैट रूम्स। तो क्या होता है इसमें, फेक कैरेक्टर्स बनकर लोगों को स्कैम करना या फिर VR चैट रूम्स में किसी को हैरेस या अब्यूज करना या अदर प्लेयर्स को, जो प्लेयर्स होते हैं उनकी इन्वेंट्रीज या डिजिटल एसेट को हैक करना या फिर किसी की वर्चुअल आइडेंटिटी को यूज करके फ्रॉड करना उसके साथ, मेटावर्स या ऑनलाइन गेम्स में वर्चुअल प्रॉपर्टी को डैमेज करना। ये सब होते हैं हमारे एग्जांपल्स वर्चुअल क्राइम के। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वर्चुअल क्राइम क्या होते हैं। तो पहला टाइप होता है हमारा वर्चुअल थेफ्ट। दिस मीन्स स्टोलिंग थिंग्स डेट एग्जिस्ट ओनली इनसाइड अ गेम और वर्चुअल वर्ल्ड। यानी कि इसमें जो है क्रिमिनल गेम्स या वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली चीज़ें चुरा लेते हैं, जैसे स्किन्स,
वेपन्स, लैंड, NFTs, गेम करेंसीज, ये सब। ओके, फॉर एग्जाम्पल समवन हैक योर फ्री फायर और पबजी अकाउंट एंड स्टील योर रेयर स्किन्स और यूसी डायमंड्स। ओके, सेकंड होता है यहाँ पर हमारा वर्चुअल फ्रॉड और स्कैम्स। दिस हैपन व्हेन समवन फूल्स और ट्रिक पीपल इनसाइड अ गेम और VR environment टू स्टील देयर मनी और आइटम्स। जैसे गेम या VR एनवायरनमेंट में लोगों को फूल बनाकर उनका डिजिटल आइटम या मनी को स्टील कर लेना। स्कैमर्स जो है यूजुअली फेक प्रोमिसेस करके ट्रस्ट गेन करते हैं एंड देन वो अटैक या स्कैम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंड मी 500 coins, आई विल अपग्रेड योर वेपन, बट आफ्टर टेकिंग coins द स्कैमर्स disappears. Okay, third one is virtual identity theft. This crime happens when someone uses your virtual identity like your avatar, username और गेम लॉगिन विदाउट परमिशन। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं आपके अवतार, यूजर नेम, लॉगिन क्रेडेंशियल्स या गेम प्रोफाइल को यूज करके आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक हैकर है आपके पास रोब्लॉक्स या फोर्टनाइट का अकाउंट से लॉगिन करके दूसरे प्लेयर्स को स्कैम कर लेता है। फोर्थ होता है हमारा साइबर हेरेसमेंट और साइबर बुलिंग। दिस इज व्हेन समवन मिसबिहेव, अब्यूजेस, थ्रेटन और हैरेसेस अदर इनसाइड ऑनलाइन गेम्स और वर्चुअल रूम्स। इट कैन बी वर्बल अब्यूज, स्टोकिंग और अनवांटेड एक्शंस। तो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन गेम्स या VR रूम्स में एब्यूसिंग, थ्रेटनिंग या स्टोकिंग या किसी को इंटेंशनली डिस्टर्ब करना वर्चुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन मैच में अब्यूज वॉइस मैसेज भेजना या गेम में आपके अवतार को फॉलो करके डिस्टर्ब करना, तो ये सब वर्चुअल हैरेसमेंट में आता है। फिफ्थ होता है हमारा वर्चुअल प्रॉपर्टी डैमेज। Criminals destroy or damage digital things that belong to you in a virtual world, just like damaging someone's real house, but here it happens digitally. मीन्स यहाँ पर क्या होता है, डिजिटल वर्ल्ड में किसी की वर्चुअल प्रॉपर्टी को इंटेंशनली डैमेज करना, ये रियल लाइफ प्रॉपर्टी डैमेज करने जैसा होता है। बस ये कहाँ होता है, ये सिर्फ वर्चुअल होता है, ऑनलाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मिनी क्राफ्ट में किसी का हाउस तोड़ देना या उनके बिल्ट स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करना, वो जो होता है वर्चुअल प्रॉपर्टी डैमेज में आता है। सिक्स्थ होता है हमारा वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग। क्रिमिनल्स यूज इन गेम मनी, क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी टू हाइड रियल इलीगल मनी। They convert real money, virtual currency back to real money to avoid detection. रियल मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि क्रिमिनल अपने इलीगल रियल मनी को वर्चुअल करेंसी के थ्रू हाइड करते हैं। जैसे रियल मनी को पहले वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट किया, फिर वापस वो क्या करते हैं, रियल मनी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इलीगल मनी से बल्क में इन गेम कोइंस खरीद लेना, फिर उन्हें रियल पैसे में प्लेयर्स को बेच देना, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। सेवेंथ होता है हमारा वर्चुअल हैकिंग और अकाउंट टेक ओवर। दिस इज व्हेन क्रिमिनल्स हैक योर अकाउंट्स इन गेम्स, सोशल वर्ल्ड्स और VR एप्स। देयर गोल इज टू स्टील योर आइटम्स, मनी और आइडेंटिटी। यानी कि जो क्रिमिनल है वो गेमिंग अकाउंट्स, VR एप्स या सोशल वर्चुअल आइडेंटिटी को हैक करके आइटम्स, करेंसी या आइडेंटिटी जो है वो चुरा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई फिशिंग के थ्रू आपका गेम अकाउंट हैक करके सारे स्किन्स, डायमंड्स या कोइंस जो है वो स्टील कर लेता है। तो ये जो होता है हमारा वर्चुअल हैकिंग होता है। ओके, तो यही होते हैं यार हमारे वर्चुअल क्राइम के टाइप्स। आशा करता हूँ ये समझ आ चुके होंगे आपको सातों टाइप्स। एंड अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है परसेप्शन ऑफ साइबर क्रिमिनल्स। परसेप्शन ऑफ साइबर क्रिमिनल्स। यार परसेप्शन क्या होता है साइबर क्रिमिनल्स का? साइबर क्रिमिनल्स सच एज हैकर्स, इंसर्जेंट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स have different motivations, but they all see the cyber world as a powerful, low risk and high impact place to commit crimes. यार
साइबर क्रिमिनल्स की सोच कैसी होती है, जैसे हैकर्स, इंसर्जेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो होते हैं वो साइबर वर्ल्ड को एक पावरफुल, लो रिस्क, हाई इम्पैक्ट जगह के रूप में देखते हैं, जहां वो अपने पर्पस के हिसाब से साइबर क्राइम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो हैकर्स हैं वो चैलेंज, फन या पर्सनल गेन के लिए साइबर क्राइम करते हैं। इंसर्जेंट्स साइबर स्पेस का यूज करके एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट सपोर्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। अब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो इंटरनेट को फियर, प्रोपेगेंडा और साइबर अटैक्स फैलाने के लिए यूज करते हैं। अब देखते हैं हम कि टाइप्स ऑफ परसेप्शंस क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है हैकर। हैकर का क्या परसेप्शन होता है? Hackers see cyberspace such as challenge and a place to show their technical superiority। तो इसमें क्या होता है, जो हैकर है उसका क्या परसेप्शन रहता है? हैकर्स साइबर स्पेस को एक चैलेंज और स्किल शो करने का प्लेटफॉर्म मानते हैं। वो क्या बिलीव करते हैं कि इंटरनेट पर एनोनिमिटी मिलती है, इसलिए पकड़े नहीं जाएंगे। हैकिंग सिस्टम्स इज अ गेम और कंपटीशन। अब सिस्टम्स को हैक करना उनके लिए एक गेम या कंपटीशन जैसा देखा जाता है। फाइंडिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग वीकनेस प्रूव्स देयर स्किल्स। यहाँ पर क्या होता है, वीकनेस ढूंढना और एक्सप्लॉइट करना उन्हें अपनी स्किल्स प्रूव करने जैसा लगता है। पर्सनल गेन और क्यूरियोसिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन रूल्स। इफ इट इज ऑनलाइन इट कैन बी एक्सेस्ड। अब पर्सनल गेन हो गया, क्यूरियोसिटी या फेम रूल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। ओके, उनका माइंडसेट क्या होता है, अगर ऑनलाइन है तो एक्सेस हो सकता है। वाई दे कमिट साइबर क्राइम? फन, चैलेंज, क्यूरियोसिटी, फेम और फाइनेंशियल गेन। सेकंड होता है हमारा इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का क्या परसेप्शन होता है? इंसर्जेंट यूज साइबर स्पेस एज अ टूल टू सपोर्ट देयर रेबिलियन और एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो यार, ये जो इंसर्जेंट होते हैं इनका जो पर्पस होता है वो यही होता है कि साइबर स्पेस को अपनी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए एक पावरफुल डिजिटल टूल समझते हैं ये। अब ये बिलीव करते हैं कि डिजिटल अटैक्स से बिना फिजिकल वायलेंस के गवर्नमेंट सिस्टम को डैमेज किया जा सकता है। साइबर ऑपरेशंस हेल्प देम स्प्रेड देयर आइडियोलॉजी सीक्रेटली। ये क्या करते हैं, साइबर ऑपरेशन से आइडियोलॉजी सीक्रेटली स्प्रेड कर देते हैं। द इंटरनेट हेल्प देम ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट एंड रिक्रूट सपोर्टर्स। इंटरनेट उन्हें ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट और सपोर्टर्स रिक्रूट करने में हेल्प करता है। लिमिटेड रिसोर्सेज होने पर भी टेक्नोलॉजी उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। वाई दे कमिट साइबर क्राइम? ये क्यों करते हैं साइबर क्राइम को? टू वीकन द गवर्नमेंट, डिसरप्ट सर्विसेज और स्प्रेड एंटी स्टेट मैसेजेस। गवर्नमेंट को वीक करना है, सर्विस डिसरप्ट करना हो और एंटी स्टेट मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए वो ये करते हैं। अब देखते हैं हम हमारा थर्ड वाला, एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप्स। इनका क्या परसेप्शन होता है? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स सी द साइबर वर्ल्ड एज अ चीप, सेफ एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड फियर। अब यार, ये क्या, जो टेररिस्ट ग्रुप्स या एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये साइबर स्पेस को एक चीप, सेफ और ग्लोबल प्लेटफॉर्म मानते हैं जहां से वो फियर फैला सकते हैं। ये बिलीव करते हैं कि ऑनलाइन प्रोपेगेंडा जो है वो सेकंड्स में मिलियंस तक पहुंच सकता है। दे कैन टारगेट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्ट्स, हेल्थ। साइबर अटैक्स क्रिएट फियर एंड पैनिक विदाउट फिजिकल प्रेजेंस। साइबर अटैक्स जो है बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए पैनिक क्रिएट कर देते हैं। इंक्रिप्शन एंड एनोनिमिटी कीप देयर आइडेंटिटी सेफ। इंक्रिप्शन एंड एनोनिमिटी उनकी आइडेंटिटी को सिक्योर रखती है। एंड साइबर स्पेस रेडिकुलेशन और रिक्वायरमेंट के लिए परफेक्ट टूल होती है। ओके, व्हाई दे कमिट साइबर क्राइम? ये क्यों करते हैं ये? टू स्प्रेड टेरर, मैनिपुलेट पीपल, लीक डेटा और अटैक नेशनल सिक्योरिटी। ये जो है साइबर जो अटैक करते हैं वो टेरर फैलाने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा लीक करने के लिए या नेशनल सिक्योरिटी को टारगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यही होता है परसेप्शन हमारा साइबर क्रिमिनल्स का।
तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब सर्वर हैकिंग। वेब सर्वर हैकिंग क्या होता है? वेब सर्वर हैकिंग मीन्स ब्रेकिंग इनटू अ वेबसाइट सर्वर, the computer that store website data, to steal information, modify pages, insert malware or take control of the entire website। तो यार वेब सर्वर हैकिंग का मतलब होता है कि वेबसाइट के सर्वर, जहां वेबसाइट की फाइल्स, डेटाबेस और सिस्टम रन होता है, उसमें घुसकर डेटा को स्टील कर लेना, चुरा लेना, पेजेस को मॉडिफाई कर देना या मालवेयर डाल देना या पूरी वेबसाइट का कंट्रोल जो है ले लेना, इसको बोलते हैं वेब सर्वर हैकिंग। यदि सिंपल वर्ड में हम समझे तो हैकर्स वीक पासवर्ड्स, सॉफ्टवेयर बग्स या मालवेयर का यूज करके वेबसाइट चलाने वाली मशीन को हैक कर लेते हैं, उसे वेब सर्वर हैकिंग बोलते हैं। ओके, अब समझते हैं हम इसके टाइप्स को। पहला होता है एक्सप्लॉइटिंग वीक पासवर्ड्स। Many administrators use simple password like admin123 and password 123456. So hacker try common password or use special tools to guess them. इसमें क्या होता है एक्सप्लॉइटिंग में कि बहुत सारे एडमिन जो है वो सिंपल पासवर्ड यूज करते हैं। admin123 रख लिया उनने, पासवर्ड रख लिया उनने 123456। तो जो हैकर्स है वो कॉमन पासवर्ड ट्राई करके या पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स का यूज करके लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन अकाउंट मिलते ही उनके पास पूरी वेबसाइट का कंट्रोल आ जाता है। इन शॉर्ट में यदि हम समझे तो वीक पासवर्ड जो होता है इजी एंट्री होती है हैकर्स के लिए। सेकेंड होता है हमारा यूजिंग वल्नरेबिलिटीज इन सर्वर सॉफ्टवेयर। इफ द वेब सर्वर सॉफ्टवेयर लाइक अपाचे, नेटफिक्स, IIS or CMS like WordPress, Joomla is not updated, it contains security holes। तो इसमें क्या होता है, अगर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर लाइक अपाचे या CMS अपडेट नहीं है तो उनमें सिक्योरिटी होल्स होते हैं। हैकर्स इन नॉन वीकनेस का यूज करके सर्वर में घुस जाते हैं और डेटा को स्टील कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा SQL इंजेक्शन। In SQL injection, hackers insert malicious SQL code into website input fields like login forms or such boxes. If the website does not validate the input properly, this code run in the server। इसमें जो SQL इंजेक्शन होता है, इसमें हैकर वेबसाइट के इनपुट फील्ड में लॉगिन फॉर्म या सर्च बॉक्स मेलिशियस SQL कोड इंजेक्ट कर देता है। एंड अगर वेबसाइट इनपुट को प्रॉपरली चेक नहीं करती है तो कोड जो है डेटाबेस में रन हो जाता है। उससे यूजर्स का यूजर नेम या पासवर्ड जो है अटैकर को मिल जाता है एंड पूरा डेटाबेस जो है अटैकर के कंट्रोल में आ सकता है। ओके, तो ये होता है हमारा SQL इंजेक्शन। इन शॉर्ट में हम समझे तो बेडली प्रोटेक्टेड फॉर्म्स अलो अटैकर टू स्टेल और मॉडिफाई डेटाबेस डेटा। फोर्थ होता है हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। XSS happens when attacker inject harmful JavaScript code into website pages. When users open that page, the script steal their cookies, session tokens, and personal information, which help hackers hijack accounts or break into the server। तो यार ये जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, इसमें हैकर वेबसाइट पेजेस में हार्मफुल जावास्क्रिप्ट कोड को इंजेक्ट करता है। तो पेज ओपन करते ही जो स्क्रिप्ट होती है उसमें कुकीज, सेशन टोकन, यूजर इंफॉर्मेशन ये स्टील कर लेता है, मतलब चुरा लेता है। अब ये डेटा हैकर को यूजर अकाउंट्स हाईजैक करने या सर्वर तक एक्सेस मिलने में हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है, डेटा वो स्टील कर लेता है। अब इन शॉर्ट में यदि हम इसको देखें तो इंजेक्टेड स्क्रिप्ट स्टील यूजर डेटा एंड हेल्प अ टेकर गेन एक्सेस। डेटा स्टील होना या फिर अकाउंट या सर्वर का एक्सेस उसे आसानी से मिल जाता है इससे। फिफ्थ होता है हमारा मालवेयर अपलोडिंग। सम वेबसाइट अलो फाइल अपलोड्स लाइक इमेजेस, PDF और डॉक्यूमेंट्स। हैकर्स अपलोड अ मैलिशियस फाइल और स्क्रिप्ट डिस्गस्ड एज एन इमेज और डॉक्यूमेंट। तो यार मालवेयर अपलोडिंग में अगर वेबसाइट फाइल अपलोड अलो करती है, जैसे यदि कोई वेबसाइट है वो फाइल अलो कर रही है कि यू कैन अपलोड योर फाइल्स, इमेज, PDF और डॉक्यूमेंट लाइक, तो हैकर एक मैलिशियस फाइल अपलोड करता है जो नॉर्मल फाइल जैसी लगती है
अपलोड होते ही वो फाइल सर्वर पर रन होती है और हैकर को बैकडोर एक्सेस दे देती है। अब उससे क्या होगा, जब हैकर को उसका एक्सेस मिल जाता है तो हैकर जो है एक्सेस ले लेता है सर्वर पर। इन शॉर्ट में यदि हम समझे तो हैकर अपलोड हार्मफुल फाइल टू सीक्रेट कंट्रोल द सर्वर्स। ओके, सर्वर जो है कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। सिक्स्थ होता है हमारा ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक uses a tool that automatically tries thousands of username or password combination per second. If the server has no protection, the hacker eventually finds a correct password and logs in. यानी कि ब्रूट फोर्स में जो टूल्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ यूजर नेम और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन जो है पर सेकंड में ट्राई करते हैं। अगर सर्वर में सिक्योरिटी लिमिट्स नहीं है तो अटैकर एक ना एक पासवर्ड गेस कर लेता है और वो जो है पासवर्ड क्रैक कर देता है। उसे हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। रिपीटेड गेसिंग जो है वो अनटिल पासवर्ड मैसेज, जब तक वो गेस करता है जब तक कि उसे पासवर्ड नहीं मिल जाता है। ओके, आफ्टर हैकिंग अ वेब सर्वर, हैकर्स कैन कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टीलिंग, यूजर नेम, पासवर्ड्स, ईमेल ट्रांजैक्शन, ये सब वो स्टील कर लेता है। डिफेस द वेबसाइट, चेंज होम पेज, होम पेज को चेंज कर देता है। होस्ट इलीगल कंटेंट, स्प्रेड मालवेयर टू वेबसाइट विजिटर्स, डिलीट और मॉडिफाई वेबसाइट फाइल्स, टेक फुल कंट्रोल ऑफ द वेबसाइट। तो ये सब वो कर लेता है। इलीगल कंटेंट को होस्ट कर लेता है, मॉलवेयर स्प्रेड करना, विजिटर्स को इन्फेक्ट करने के लिए, वेबसाइट फाइल्स को डिलीट और मॉडिफाई कर देता है, वेबसाइट का फुल कंट्रोल ले लेता है। तो ये सब वो अटैकर्स कर सकता है वेबसाइट को हैक करने के बाद, वेब सर्वर को हैक करने के बाद वो आसानी से ये सब कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है सेशन हाईजैकिंग। और अभी तक यदि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब देखते हैं हम सेशन हाईजैकिंग को। सेशन हाईजैकिंग क्या होता है? सेशन हाईजैकिंग, ऑल्सो कॉल्ड कुकी हाईजैकिंग, इज अ साइबर अटैक in which hacker or attacker steals or takes over a user's active session on a website or online service। यार जो सेशन हाईजैकिंग होता है ये एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें हैकर किसी यूजर का एक्टिव सेशन चुरा लेता है एंड या उसका कंट्रोल ले लेता है। जब भी आप फेसबुक, जीमेल या बैंकिंग जैसी किसी भी साइट पर लॉगिन करते हो तो सर्वर आपको एक सेशन आईडी या कुकी देता है ताकि आप लॉगिन बने रहो। अगर हैकर या सेशन आईडी चुरा ले, अगर जो हैकर है वो ये वाली सेशन आईडी को चुरा लेता है तो वो बिना पासवर्ड के ही आप बनकर अकाउंट में घुस सकता है। ओके, तो उसे बोलते हैं हम सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग कैसे परफॉर्म होता है? अब यहाँ पर जैसे आप वेबसाइट में लॉगिन कर रहे हो, आपने क्या करा, वेबसाइट किसी भी सर्वर पर लॉगिन करा। सर्वर पर आपने लॉगिन करने के बाद वेबसाइट आपके ब्राउज़र को सेशन आईडी देती है। आपके ब्राउज़र को जब सेशन आईडी मिलती है तो हैकर कोई ट्रिक से, अब जो ये अटैकर है यदि वो इंजेक्ट करता है कोई स्क्रिप्ट और वो आपकी जो सेशन आईडी है उसको यदि वो चुरा लेता है तो हैकर अपने ब्राउज़र में सेम आईडी डालता है और वेबसाइट हैकर को आप ही समझ लेती है एंड वो फिर आप बनकर जो भी उसको परफॉर्म करना है, जो भी उसको स्टील करना है वो कर लेता है। ओके, तो ये होता है हमारा सेशन हाईजैकिंग। ओके, अब समझते हैं हम कॉमन मेथड्स ऑफ सेशन हाईजैकिंग। पहला होता है हमारा सेशन स्निफिंग। ये क्या होता है? द अटैकर यूजेस टूल्स लाइक वायर शार्क टू कैप्चर योर सेशन आईडी फ्रॉम इनक्रिप्टेड ट्रैफिक। यार इसमें क्या होता है कि जो हैकर है वो वायर शार्क जैसे टूल से अनइनक्रिप्टेड ट्रैफिक, जैसे पब्लिक वाईफाई हो गया, उसमें से आपका सेशन आईडी कैप्चर कर लेता है, फिर वो उस आईडी का यूज करके आपके अकाउंट में एंट्री ले लेता है। उसे बोलते हैं हम सेशन स्निफिंग। सेकंड है हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। द अटैकर इंजेक्ट मैलिशियस जावा स्क्रिप्ट इनटू अ वेब पेज। दैट स्क्रिप्ट स्टील योर कुकीज, सेशन आईडी एंड सेंड इट टू द अटैकर। यार क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है,
हैकर किसी वेब पेज में मिलीशियस जावा स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है। ये स्क्रिप्ट आपका जो सेशन आईडी या कुकी होता है उसको चुराकर अटैकर को भेज देती है, उसे बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। थर्ड होता है हमारा सेशनफिकेशन। The attacker send you a preset session ID via link or script. When you log in, the same ID is still used. So the attacker can also use it to get into your account. अब इसमें क्या होता है सेशन फिक्सेशन में कि हैकर आपको एक फिक्स्ड सेशन आईडी भेजता है लिंक के थ्रू। आप यदि उस पर लॉगिन करते हो तो वही आईडी वो यूज रहती है। हैकर ऐसे ही आईडी यूज करके आपके अकाउंट में घुस जाता है, उसे बोलते हैं सेशन फिक्सेशन। फोर्थ होता है हमारा मालवेयर। स्पाईवेयर और कीलॉगर्स इंस्टॉल योर डिवाइस कैन रीड योर ब्राउजर कुकीज, स्टेल सेशन टोकन, सेंड देम टू द अटैकर्स। दिस गिव द अटैकर फुल कंट्रोल ऑफ योर एक्टिव सेशन। इसमें क्या होता है, अगर डिवाइस में स्पाईवेयर या कीलॉगर या मालवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाए तो जो कुकी है वो रीड कर लेता है, सेशन टोकन चुरा लेता है, अटैकर को भेज देता है, या इससे वो हैकर आपका पूरा सेशन कंट्रोल कर सकता है। ओके। फिफ्थ होता है MITM, मैन इन द मिडिल अटैक। द अटैकर पोजिशंस देमसेल्व्स बिटवीन यू एंड द सर्वर। They intercept session data including cookies and can take over your session. हैकर आप और यूजर के बीच में आ जाता है, स्पेशली ओपन वाईफाई में। वो सेशन डेटा इंटरसेप्ट करके आपका सेशन हाईजैक कर लेता है। ओके, उसे बोलते हैं हम मैन इन द मिडिल अटैक। अब समझते हैं हम कि हाउ टू प्रिवेंट सेशन हाईजैकिंग। अब सेशन हाईजैकिंग से बचना कैसे है हमें। सो यूजर साइड यूज HTTPS वेबसाइट्स ओनली, यानी कि इनक्रिप्ट यूर सेशन सो इट कैन नॉट बी। अब आपको क्या करना है, सिर्फ HTTPS जो वेबसाइट्स हैं उनको ही यूज़ करना चाहिए। अवॉइड पब्लिक वाईफाई। अब पब्लिक वाईफाई को अवॉइड करना चाहिए या VPN यूज़ करना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल रखना चाहिए। एंड आपको क्या करना ही चाहिए कि ब्राउज़र और एंटीवायरस जो होता है उसको अपडेट रखना चाहिए। काम के बाद आपको लॉग आउट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। वेब डेवलपर को क्या क्या करना चाहिए, सेट सिक्योर HTTP ओनली एंड सेम साइट कुकीज़। अब कुकीज़ को सिक्योर HTTP ओनली सेम साइट पर सेट करना चाहिए। यूज शॉर्ट सेशन एक्सपायरेशन, रोटेट सेशन आईडीज आफ्टर लॉगिन, डिटेक्ट मल्टीपल IP चेंजेस। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे कि आप बच सकते हैं सेशन हाईजैकिंग से। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आ चुका होगा। दिस इज़ योर यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आ चुका है तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना कि हो चुका है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।